हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में। और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट 2.0। और जैसा कि आप सभी को मालूम था कि 15-20 दिन या लगभग एक महीने से मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों से मुझे वीडियो बंद करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसी आशा है कि वीडियो डेली आएंगे और हम जो जैसे परीक्षा धाम की बुक कंप्लीट कर रहे थे उनको कंप्लीट करेंगे, और जो हमारे टेस्ट चल रहे थे उनको भी कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए, जो नए लोग हैं तो वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने अपने परिवार को 500 के सब्सक्राइबर पर छोड़ा था, अभी लगभग 750 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा है कि आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे। चलिए, तो ये मैं बता दिया कि इतने दिनों से मैं एक्टिव क्यों नहीं था। चलिए, अब हम समय को बिना गवाए अपनी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा प्रीलिम्स 16 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, लगभग 3 से 4 यूनिट इससे कंप्लीट हो जाएंगी, और बाकी जो भी यूनिट बचेंगी वो हम अदर सोर्स से करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ठीक है। फिर जानेंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, ठीक है। पहले क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं। क्या होते हैं? मानवीय क्रियाकलाप, आप वहाँ पर कोई भी कार्य जाकर नहीं कर सकते, ठीक है। और अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। और जब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, यहाँ पशु को चराने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, और वन्यजीव अभ्यारण्य में पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है। सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। कौन? राष्ट्रीय उद्यान जो है सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं, और वन्यजीव अभ्यारण्य सामान्यतः संरक्षित वन में बनाए जाते हैं। कभी एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए तो उससे आप उसे आप बना सकते हैं। इस दृष्टि से ये क्वेश्चन मतलब ये डिटेलिंग महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान ये लोकेशन वाइज दिए हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं। इस वाले एरिया, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे सभी को, आप टेंशन ना लें। चलिए, यहाँ दिखता अपन को पालनपुर कूलो अभ्यारण्य, और इस वाले एरिया में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ शिवपुरी साइड आता है। पन्ना में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी वाले एरिया में आता है। बांधवगढ़, ठीक है। फिर फौजिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी दोस्तों, चलिए। फिर यहाँ क्या था? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। लोग 12 भी बोलते हैं, लेकिन अभी उसको मान्यता ऑफिशियल साइट में नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और इन राष्ट्रीय उद्यानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। 2 भाग आप बोलेंगे, 2 भाग कौन से? पहला है प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है अन्य राष्ट्रीय उद्यान। जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं वो वाले राष्ट्रीय उद्यान, और जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर में कौन से शामिल हैं? जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, और जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है वो कौन से हैं?
माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कोनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आपको आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम क्या है? ठीक है, इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। कब की थी? 1973 में। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई। ठीक है, पूरे भारत में कब की गई? 1973 में की गई और मध्य प्रदेश में 1974 में की गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें तो मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है या टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाघ रिपोर्ट 2022। ठीक है दोस्तों, ये पूरी तरह से अपडेटेड बुक है। ठीक है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो 2022 की आई है, 2024 की अभी प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है, और हमारे एग्ज़ाम से पहले शायद ही रिपोर्ट आए, इसलिए हम याद इसी को करेंगे। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है। कितनी है? 785 785 मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या है। ठीक है, जिसमें बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक 165 बाघ हैं। कितने हैं? 165 बाघ सिर्फ बांधवगढ़ में है, 165। ठीक है, तो यहाँ हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने? 165 बाघों की कुल संख्या है। ठीक है, इससे ज़्यादा याद रखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब हम पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं कि एक एक राष्ट्रीय उद्यान को अच्छी तरीके से समझेंगे, कहाँ क्या फैक्ट हैं यहाँ से, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने यदि प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लगभग 10 से 15 सालों के देख लीजिए। ठीक है, और अगर मैं इस चैनल पर प्रीवियस ईयर करवाना चाहूँगा तो फिर मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ, और यदि आपको प्रीवियस ईयर चाहिए यहाँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। ये लोकेटेड कहाँ है? मंडला और बालाघाट वाले ज़िले वाले क्षेत्रों पर। ठीक है, मंडला और बालाघाट में स्थित है ये। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसको 1933 में वन्यजीव अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 3 डेट हैं दोस्तों, 1933, 1955 और 1974। ये तीनों डेट आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और हम इनको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1933 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1974 में इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यहाँ से बात करें तो बंजर, हालो और सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? बंजर, हालो और सुपर्ण। ठीक है, चलिए
ये याद हुआ। सबसे पहले हमने देखा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। और इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1933 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955 में। और 1974 में इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। और यहाँ 3 नदियाँ बंजर, हालो और सुपर्ण प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओके। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा, क्या है? जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान को दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से एक जंगल में मतलब रास्ता बनाया जाएगा और दोनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये किन किन के बीच चल रही है? पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन तीनों के बीच में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसकी सुविधा उपलब्ध है? हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। और हम जैसे अन्य बुकों में पढ़ते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निर्माणाधीन है, तो दोस्तों वो अभी प्राचीन काल से ही निर्माणाधीन है, अभी तक शायद कंप्लीट नहीं हुई है वो। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है, किस प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर या मैस्कोट, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर या मैस्कोट 2017 में जारी किया। कब जारी किया? 2017 में जारी किया। ये शुभंकर का नाम क्या था? भूरसिंह द बारहसिंगा। क्या था? भूरसिंह द बारहसिंगा। इसका जो डिज़ाइन बनाया है किसने बनाया है? रोहन चक्रवर्ती ने। शुभंकर क्या था? भूरसिंह द बारहसिंगा, और इसका डिज़ाइन बनाया है रोहन चक्रवर्ती ने। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। ठीक है, कौन सा स्कूल? भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। तेलंगाना की संस्था लेकोन्स की 2019 के अनुसार, लेकोन्स की रिपोर्ट 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है। कौन सा? मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में है। ठीक है, मतलब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ दोस्तों तनाव में है, मजाक की बात नहीं है। और ये कौन सा केमिकल पाया जाता है इनमें जिसके कारण ये तनाव में है या डिप्रेशन में है? ये है मेटाबोलाइट्स। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप याद रख लेंगे कि मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल है जो बाघों को परेशान कर रही है। ठीक है, हम कहते हैं ना ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को परेशान कर रही है, उसी प्रकार से ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है शिवपुरी में। कहाँ है? शिवपुरी में। माधव की नगरी शिव की पुरी, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया या इसकी स्थापना की गई। कब? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान NH46 पर स्थित है। कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे 46, नेशनल हाईवे 46 पर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। यहाँ पर सांख्य सागर, जाधव सागर व माधव सागर झील स्थित हैं। कौन सी झीलें हैं? सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर झील यहाँ स्थित हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। क्या स्थित है?
भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मैरी के जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी या प्रियसी कह सकते हैं के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। कोई कारण नहीं था दोस्तों, डर गए होंगे यहाँ का आंदोलन देखकर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी बहाने तो बनाए जा सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? मनिहार। कान्हा किसली में कौन सी हो रही थी? बंजर, हालो और सुपर्ण, है ना, ये तीन हो रही थी। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी होगी? मनिहार नदी होगी। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक तेंदुआ माधव राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तेंदुआ सर्वाधिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें सर्वाधिक रूप से तेंदुआ पाए जाते हैं? ये कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन आएगा कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आपको आंसर हंसते हंसते ये लगाना होगा कि यह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़। ये उमरिया में स्थित है। उमरिया, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। ये आप कैसे याद रखेंगे? तो जैसे हम किसी को बांधते हैं तो उसको उमर के पेड़ में बांध देंगे। ठीक है, तो उमरिया बांधवगढ़ में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई, 1968 में। ठीक है, कब की गई? 1968 में की गई। वर्ष 1993 में 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये डेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी स्थापना की डेट महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं अधिक ये प्रोजेक्ट टाइगर वाली डेट महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। तो शिव पुराण में किस राष्ट्रीय उद्यान का, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है? ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 32 पहाड़ियों से घिरा है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। ठीक है, बघेल राजाओं की शिकार स्थली कौन सी रही है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हमने देखा था अभी, सर्वाधिक 165, कितने? 165 सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसकी तुलना बाघों के घनत्व के कारण बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कर दी जाती है। यहाँ तक क्लियर? इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये नदी प्रवाहित होने वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं उसमें विशेष जोर लगाता हूँ। ठीक है, आप इसको हल्के में ना लें। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। क्या होता है? जंगली भैंसों का संरक्षण भी यहाँ किया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। ठीक है, संस्कृत अभिलेख कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन सीधे आएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आपको आंसर लगाना होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ से आप भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। कौन सी? भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त होती है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है, जिसमें सर्कल किया है, जिसमें बॉक्स बनाया है, वो ही आप देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। 1968 में इसकी स्थापना की गई। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया।
इसका ऐतिहासिक वर्णन शिवपुराण में मिलता है। 32 पहाड़ियों से घिरा ये राष्ट्रीय उद्यान है। बघेल राजाओं की शिकार स्थल ये रहा है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी हो रहा है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भी पाया गया है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, जब आप रिवीजन करें तो इसी रफ्तार से करें, ये मत देखें कि याद कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर वाले एरिया में आता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः हम इसको याद रखेंगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि कुछ ही भाग है जो छिंदवाड़ा और फिर और छोटा सा भाग वो नागपुर वाले एरिया में आता है। ठीक है, मुख्यतः ये सिवनी के नाम से पेंच राष्ट्रीय उद्यान फेमस है ना। चूँकि मैं सिवनी ज़िले से हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में अधिक जानकारी है। ठीक है, 1975 में राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कब बनाया गया? 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया तथा 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। कब? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक, क्या है? जंगल बुक। किसकी बुक है ये? रुडयार्ड किपलिंग की। ये आप याद रखेंगे कि द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। जंगल बुक की परिकल्पना यही की गई थी इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मोगली लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक छोटा एरिया है जिसका नाम है अमोदागढ़। ठीक है, अमोदागढ़ है। इस अमोदागढ़ को कभी यदि ऑप्शन में आ जाए कि अमोदागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये मोगली लैंड के नाम से प्रसिद्ध है और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक आंतरिक भाग है। ठीक है, जहाँ मोगली रहता था। इसके बीचों बीच पेंच व हिर्री नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? पेंच और हिर्री नदी। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। एक बार फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट पूछ लेगा तो आपको इसका आंसर बताना होगा। पेंच राष्ट्रीय जैसे अकबरनामा। ठीक है, अकबर का साम्राज्य इतना विस्तारित क्यों हुआ था? क्योंकि उसको बहुत आड़ पेंच आते थे। ऐसा आप याद कर लेंगे। तो अकबरनामा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो लोग भोपाल में रहते होंगे तो उन्होंने ये बार बार देखा होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसके बारे में यदि हम देखें, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कब बनाया गया? 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच, बिल्कुल नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, बाकी सारे राष्ट्रीय उद्यान नगर क्षेत्र से बाहर होते हैं, लेकिन इसको नगर के बीचों बीच में ही राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। बहुत खूब। प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थापित है। कहाँ स्थापित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। यहाँ अलग अलग प्रकार के सांप हैं, अजगर हैं, नाग, नागिन। ठीक है, इच्छाधारी नाग भी है जो आप सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर हैं, आप चाहें तो आके देख सकते हैं। चलिए, इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। क्योंकि बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क यहाँ स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना यहाँ प्रारंभ की गई है। और 2008 में
अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन सा अवार्ड, ISO अवार्ड प्राप्त करने वाला ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन यदि आता है कि 2008 में या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को कब ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, 2008 में। और पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो ये सरल क्वेश्चन हो जाएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या छतरपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में क्या दिया हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया एवं 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, कब, 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। तो रत्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हीरे की प्राप्ति होती है पन्ना जिले में, इसलिए इसे रत्न की संज्ञा दी जाती है। चिंकारा की अधिकता, क्या, चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किससे, सरिस्का से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसको भारत के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में, किससे, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला है। किसको, पन्ना को। यहीं पर पांडव जलप्रपात स्थित है। पन्ना में कौन सा, पांडव जलप्रपात स्थित है। इसके बीचों बीच केन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, केन नदी। ये आप गलत नहीं करेंगे, ये बहुत ही एक प्रकार से लट्टू क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। रेप्टाइल पार्क यहीं पर स्थित है, रेप्टाइल पार्क भी यहीं पर स्थित है। जंगली भैंसे सर्वाधिक पाए जाते हैं और यहाँ गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। और एक फैक्ट और पढ़ते हैं कि आंवले की खेती सर्वाधिक यही होती है। चलिए आगे देख लेते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब, 1999 में। इसके बीचों बीच से देनवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, देनवा नदी प्रवाहित होती है। इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग और गौर पशु पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन शामिल है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चे में रहा जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। किसका वृक्ष, महुए का वृक्ष जो है काफ़ी चर्चे में रहा था, तो ये किसका भाग है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा के बारे में क्या देखा, 1981 में स्थापना कर दी गई, 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया और इसके बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग और गौर पशु पाए जाते हैं और यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल होता है और जो महुआ का वृक्ष है वो इसमें चर्चे में था। ठीक है, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब देख लेते हैं। कौन सा, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ इधर आता था। ठीक है, तो वो अलग चला गया, अब उसको हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका नाम अब गुरु घासीदास पड़ गया है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब किया गया, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मतलब जो इसका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसका नाम इन लोगों ने क्या रख दिया है, गुरु घासीदास रख दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। कन्हैया दाह जलप्रपात, रामदाह कुंड इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कन्हैया दाह जलप्रपात और रामदाह कुंड। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, बनास नदी, है ना।
चलिए यहाँ देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया हुआ था। ठीक है, हाँ, ये लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट को आप अब नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, या फिर हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। पेंच 1992 में, बांधवगढ़ 1993 में, पन्ना 1994 में, सतपुड़ा 1999 में, संजय डोगरी 2008 में और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में शामिल हुआ और रातापानी टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। ठीक है, कान्हा 1974, पेंच 1992, बांधवगढ़ 1993, पन्ना 1994, सतपुड़ा 1999, संजय डोगरी 2008, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं समाचार के पन्नों में क्या दिया हुआ था, क्योंकि समाचार महत्वपूर्ण हमारे लिए। 20 सितंबर 2023 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की कोर एरिया अधिसूचना जारी की गई। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व था। कौन सा 7वां टाइगर रिजर्व था? नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बना यह टाइगर रिजर्व है। किसको? नौरादेही और रानी दुर्गावती, है ना। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बृहद कोर क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व है। मतलब जो कोर क्षेत्र होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इसका जो कोर क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। सारे राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा सर्वाधिक बृहद कोर क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व है ये। सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला रहेगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला रहेगा टाइगर रिजर्व। 1,40,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला है। कितने में? 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? डिंडोरी जिले में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघुआ नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। कहाँ? डिंडोरी जिले के घुघुआ गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ये पहला था दोस्तों, जो कि डिंडोरी में स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान था। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान था। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा है 0.27 वर्ग किलोमीटर, है ना। स्पष्ट चल नहीं रहा ये, हाँ, 0.27 वर्ग किलोमीटर। चलिए, भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। किसको? अशोक साहनी को भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है, ऐसा भी है करके देखते हैं कैसा है। खंडवा में पोस्टेड चयनित विद्यार्थी प्रशांत गुप्ता का कहना है कि वास्तव में ओमकारेश्वर नाम का कोई नेशनल पार्क नहीं है। साथ ही यह वन विभाग के आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं है। यह केवल पुस्तकों व इंटरनेट में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, जिस 12वें राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं वह अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, और हम पढ़ लेते हैं कि 12 राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 राष्ट्रीय उद्यान ही अस्तित्व में हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये ओबियसली दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि धार में स्थित है। किस जिले में है? धार जिले में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में। यह 2011 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2011 में। यहाँ डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे हुए हैं। जो डायनासोर पाया जाता था पहले, ऐसा कहते हैं, तो उसके अंडे यहाँ, उसके अंडों के जीवाश्म रखे हुए हैं। अंडे भी नहीं हैं,
अंडों के जीवाश्म रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जोवट नदी प्रवाहित है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जोवट नदी प्रवाहित होती है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए, यहाँ फिर से एक बॉक्स दिया हुआ है, ये समाचार के पन्नों से, ये अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। देश की पहली चीता सफारी श्योपुर के सेसईपुर में प्रारंभ की गई है। तो देश की पहली चीता सफारी है ये कहाँ प्रारंभ की गई है? श्योपुर के सेसईपुर में प्रारंभ की गई है। चलिए, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। अभी बना ही है, अभी कहें तो ये 6-7 साल करीब हो चुके हैं इसको। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुर में है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? कूनो नदी के किनारे स्थित है। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ बसाए गए। कितने चीते? 8 चीते लाकर यहाँ बसाए गए हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बोला था कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और चूँकि ये मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाया है, ठीक है, और अब ये कंटिन्यू चलेगा। और अब यदि आप PYQ देखना चाहते हैं, PSC के, MPPSC के, तो आप कमेंट कर दें तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, मुझसे जितना हो सकेगा। और उसके बाद टेस्ट इस चैनल पे डलेंगे, ठीक है। लगभग कोशिश करेंगे कि पर डे एक टेस्ट अपलोड करें, चाहे वो 1 लाइनर हो या MCQs में हो या FLT हो, लेकिन अपलोड ज़रूर किया जाएगा। और इसमें करेंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन जैसी आती हैं, तो इसमें हम MPPSC के लिए तुरंत करेंगे, जैसे स्पीडी, एग्ज़ामपीडिया, तथ्यवान वगैरह, ये सारी बुक्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। तैयारी हम बिल्कुल यहाँ जोरों से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके समय को ख़राब ना करते हुए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।